एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है यूट्राइन फाइब्रॉइड। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होता है? यूट्राइन इसे ऑल्सो नोन एज लियोमायोमा भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है फीमेल में। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड एक टाइप का बिनाइन ट्यूमर होता है। अगर देखा जाए तो नॉन कैंसर बिनाइन ट्यूमर होता है। ये जो हमारा यूट्राइन फाइबर होता है वो कंपोज स्मूथ मसल सेल्स का और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो अगर देखा जाए तो यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है कि एक टाइप का बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि मोस्टली अगर देखा जाए तो ये हमारे मायोमेट्रियम में पाया जाता है। जो ट्यूमर होता है जो कि यूट्रस में पाए जाते हैं। मोस्ट कॉमनली अगर ये देखा जाए तो मायोमेट्रियम में मोस्ट कॉमनली कहाँ पाया जाता है? मायोमेट्रियम में पाया जाता है, क्योंकि मायोमेट्रियम में हमारा स्मूथ मसल्स का बना होता है। तो और ये भी हमारा जो फाइब्रॉइड वो भी स्मूथ मसल और कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो इसकी जो मेन ओरिजिन होती है वो कहाँ से होती है? हमारा मायोमेट्रियम से स्टार्ट होता है। अगर ये फाइब्रॉइड अगर मायोमेट्रियम में है तो इसे हम लोग इंट्राम्यूरल कहते हैं, फिर इंटरस्टिशियल कहते हैं। अगर तो क्या कहेंगे? इंट्राम्यूरल फिर इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड मायोमेट्रियम के अंदर। अगर ये मायोमेट्रियम से ये हमारा ये यूट्राइन कैविटी अगर यूट्राइन कैविटी तक जा रहा है इसे कहते हैं सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड कहते हैं। जो कि क्या होता है वो होता है यूट्राइन कैविटी टुवर्ड्स ग्रो कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। अगर ये जो होता है आउटर साइड मूव कर रहा है, ठीक है, पेरिटोनियम साइड मूव कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे? सब सीरस फाइब्रॉइड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? सब सीरस फाइब्रॉइड। अगर स्टॉप होता है उसे कहते हैं पेडिन्यूक्लिएटेड सब सीरसा कहेंगे। ठीक है। अगर देखा जाए तो यूट्राइन फाइब्रस कितने टाइप के होते हैं? टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। अगर वो हमारे से मायोमेट्रियम में लोकेटेड है तो उसे इस इंट्राम्यूरल फिर इंटरस्टिशियल कहेंगे। अगर वो जो होता है मूव कर रहा है यूट्राइन कैविटी के साइड तो उसे हम लोग सब म्यूकोसल कहेंगे। अगर वो हमारा पेरिटोनियल कैविटी तक मूव कर रहा है तो उसे हम लोग सब सिरोसा कहेंगे। तो साइट जो होता है इसका सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सा? तो मोस्ट कॉमन साइट अगर देखा जाता है यूट्रस में पाया जाता है। ये फाइब्रॉइड और भी कहीं पाया जा सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पाया जाता है? यूट्रस में पाया जाता है। अगर स्ट्रक्चर इसका देखा जाता है जो फाइब्रॉइड कैसा होता है वो पेल या येलो कलर का होता है। ये थोड़ा फॉर्म होता है और एक सूडो कैप्सूल से कवर होता है। अगर ब्लड सप्लाई देखी जाए तो अगर ये फाइब्रॉइड होती है, अगर मान लो ये फाइब्रॉइड है, इसकी जो ब्लड सप्लाई रहेगी वो पेरीफेरी पे ज्यादा रहती है, सेंटर में नहीं, कम रहती है। तो इसका जो ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? पेरीफेरी पे होता है और सेंटर में कम होता है। तो अगर ये डीजेनरेट होगा तो सबसे पहले कहाँ से डीजेनरेट होगा? सेंटर से, क्योंकि सेंटर में ब्लड सप्लाई कम होती है तो सबसे पहले डीजेनरेट वहां से स्टार्ट होगा। अगर कॉजेस की बात करें तो अगर कॉजेस की बात करें तो मोस्ट कॉमन एज में अगर पाया जाता है तो 35 टू 45 ईयर एज में पाया जाता है। ओबेस पर्सन में ज्यादा होता है, नली पेरस फीमेल में ज्यादा होता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है, हार्मोनल भी होता है। ये जो होता है एस्ट्रोजन से डिपेंडेंट, ये एस्ट्रोजन पर डिपेंडेंट होता है। जितना ज्यादा हार्मोन एस्ट्रोजन रहेगा उतना ज्यादा ये रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि आफ्टर मेनोपॉज ये जो फाइब्रॉइड होते हैं अपने आप ही श्रिंक करने लगते हैं। अब आता है डीजेनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड। अगर डीजेनरेशन अगर देखा जाए तो वो फाइब्रॉइड का कहाँ से स्टार्ट होता है? मैंने पहले बताया था सेंटर से। सेंटर से क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि जो इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो सेंटर में बहुत ही लिस्ट होती है। ठीक है। मोस्ट कॉमन डीजेनरेशन फाइब्रॉइड के अंदर जो सबसे कॉमन जो डीजेनरेशन होता है वो कौन सा होता है? हाइलिन डीजेनरेशन होता है। 60 टू 65% जो हमारा डीजेनरेशन होता है वो कैसा होता है? हाइलिन होता है। इसमें क्या होता है? जैसे फाइब्रॉइड में क्या होता है, जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती है तो उसके अंदर जो सेल्स होता है धीरे धीरे डीजेनरेट होने लगते थे। इसमें क्या होता है? जो ब्लड सप्लाई जो प्रॉपर जो जो फाइब्रॉइड उसको प्रॉपर जब ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती तो जो उसके अंदर सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे डीजेनरेट करने लगते हैं। इससे क्या होता है? जो वहाँ के जो इस प्रोसेस में फाइब्रॉइड के अंदर प्रोटीन जो हमारा हाइलिन प्रोटीन होता है वो जमा होने लगता है। मोस्ट कॉमन अगर मेनोपॉजल फीमेल में देखा जाए, जो मेनोपॉजल फीमेल जो मोस्ट कॉमन डीजेनरेशन होता है वो कैसा होता है? एट्रोफी होता है। एट्रोफी मतलब क्या होता है कि हमें पता है मेनोपॉज के बाद क्या होता है? एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो कम होने लगता है। और मैंने पहले बताया था ये जो फाइब्रॉइड होता है वो एस्ट्रोजन पर डिपेंडेंट होता है। जितना ज्यादा एस्ट्रोजन मिलेगा उतना ज्यादा ये ग्रो करेगा। जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है तो धीरे धीरे जो फाइब्रॉइड होता है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। तो मेनोपॉज में कैसा होता है? एट्रोफी टाइप का होता है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन में देखा जाए तो प्रेग्नेंट वुमेन में जो डिजेनरेशन होता है उसे कहते हैं रेड डिजेनरेशन दिखाई देता है। तो ठीक है, तो रेड डिजेनरेशन क्या होता है? इसे कैरिनियस डिजेनरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये प्रेग्नेंट वुमेन में दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है? जो हमारा ब्लड सप्लाई होता है फाइब्रॉइड का उसका थ्रोम्बोसिस होने जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड होते हैं वो ब्रेक होने लगते हैं
और वो रेड कलर का बन जाता है, इसलिए इसे रेड डीजनरेशन भी कहा जाता है। इसमें जो साइन एंड सिम्टम्स अगर दिखाई देता है तो एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया और वोमिटिंग होगी। इसमें जो एक स्मेल आती है उसमें फीसी ऑर्डर भी आता है। ठीक है, अगर रेड डीजनरेशन हो रहा है तो अगर किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में अगर ये हो रहा है तो इसको कोई भी सर्जरी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इसका सर्जरी क्या यूट्रस को रिमूव करना है या फिर कोई भी ऐसा सर्जरी हम लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं कर सकते, तो इसमें क्या होता है कोई भी सर्जरी नहीं करते हैं, बेड रेस्ट कर देते हैं, उन्हें एनाल्जेसिक देते हैं, एंटी एमेटिक क्योंकि वोमिटिंग वगैरह होती है तो ये देंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। इसके बाद आता है क्लिनिकल फाइंडिंग। मोस्टली जो केसेस आते हैं 60 to 70% जो केसेस आते हैं उसमें क्या होता है एसिम्टोमेटिक, कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर मोस्ट कॉमन अगर सिम्टम्स अगर दिखाई भी दे रहा है तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होगा वो कौन सा होता है, मेनोरेजिया होता है, मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी। इसके अलावा डिसमेनोरिया मतलब ब्लीडिंग के साथ साथ पेन होगा। ठीक, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ साथ क्या होगा, पेन होगा। डिस्पेरिनिया मतलब इंटरकोर्स के टाइम पे क्या पेन होगा। इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी क्यों हो सकती है, अगर यही जो फाइब्रॉइड है यहाँ पे बढ़ते जा रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा स्पर्म है वो पास आउट नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा, इनफर्टिलिटी होगा। इसके अलावा हमारे उसे बहुत ज्यादा हैवीनेस फीलिंग आएगी, क्योंकि जो फाइब्रॉइड होगा साइज में अगर बढ़ रहा है तो वो हैवीनेस फील होगा। इसके अलावा प्रेशर सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। तो ये जो जो फाइब्रॉइड होता है वो अलग अलग बॉडी पे प्रेशर भी डालता है। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले वो वीन्स पे डाल रहा है प्रेशर, तो वो क्या वहां पे क्या दिखाई देगा, वेरिकोस वीन होगा। लिम्फेटिक पे प्रेशर डालेगा तो एडिमा दिखाई देगा। इंटेस्टाइन पे प्रेशर डाल रहा है तो ये कॉन्स्टिपेशन दिखेगा। अब पे प्रेशर डालेगा तो यूरिनरी रिटेंशन दिखेगा। इसके अलावा आता है हमारा डायग्नोसिस में हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करवाएंगे। इसके अलावा हम लोग इंडोमेट्रियल बायोप्सी भी करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह भी करा सकते हैं, ये सब मेन है। इसके बाद मैनेजमेंट की देखा जाए तो मैनेजमेंट हम लोग का दो टाइप का होता है, या तो एसिम्टोमेटिक या फिर सिम्टोमेटिक। तो अगर किसी कोई पेशेंट आती है, एसिम्टोमेटिक मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब वो कोई फीमेल हॉस्पिटल में किसी और चीज का जांच करवाने के लिए आया है, ठीक है, और किसी चीज का चेकअप करवाने आई है, लेकिन उस टाइम से पता चलता है कि उसके अंदर फाइब्रॉइड है। तो उस कंडीशन एसिम्टोमेटिक उसको कोई भी सिम्टम्स वगैरह नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है, तो हम लोग दो कंडीशन निकल सकती है, या तो उसका जो 12 वीक से मतलब उसका जो फाइब्रॉइड की साइज है 12 वीक से कम है, ठीक है, 12 वीक्स मतलब गेस्टेशन के 12 वीक कितना बड़ा हो जाए, ठीक, अगर उससे कम है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे रेगुलर सुपरविजन फॉलोअप करने के लिए कहेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। लेकिन अगर 12 वीक से ज्यादा आता है, हो जा रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई सिम्टम तो नहीं आ रहा, उसके बॉडी पे कोई अफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन अगर साइज बढ़ती जाएगी, जब साइज बढ़ रही है तो वो धीरे धीरे क्या करेगी, प्रेशर सिम्टम वो अदर बॉडी पार्ट को सप्रेस करने लगी, प्रेशर डालने लगेगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करें, उसका प्रॉपर सर्जरी करके उसे रिमूव कर देंगे, अगर उसकी साइज अगर बड़ी हो गई तो। अगर साइज छोटी है और कोई भी सिम्टम्स वगैरह नहीं है तो हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अगर सिम्टोमेटिक में देखा जाए, सिम्टोमेटिक में दो ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल या सर्जिकल। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बेस्ट ट्रीटमेंट अगर मोस्टली किया जाए तो वो सर्जिकल होता है, ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में कम तो मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग को कोई भी पेशेंट को कोई ऐसी कंडीशन है जब हम सर्जरी नहीं कर पा रहे, या फिर पेशेंट मना कर दे रही है कि नहीं मुझे सर्जरी नहीं करवाई, तब हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले आता है ट्रेनेक्सा एसिड होता है, कि नॉन हार्मोनल होता है, ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए होता है। इसके अलावा हार्मोनल हम लोग देते हैं, जैसे डायनेजोल, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, GnRH कंटिन्यूअस फॉर्म में, लेट्रोजोल, ठीक है, ये क्या होता है, हार्मोनल होते हैं। ये क्या करते हैं, जो एस्ट्रोजन के लेवल को कम कर देते हैं। जब एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाएगा, जो फाइब्रॉइड होगा धीरे धीरे श्रिंक करना स्टार्ट कर देगा, तो इसलिए देते हैं। और NSAID देंगे पेन को, जो पेन हो रहा है उसको कम करने के लिए। अब आते हैं सर्जिकल मैनेज। सर्जिकल मैनेजमेंट में दो होता है। फर्स्ट, अगर वो फीमेल आ रही है, उसे फाइब्रॉइड है, अगर उसकी फैमिली अगर वो बोले नहीं मेरी फैमिली भी कंप्लीट नहीं है, तो हम लोग यूट्रस रिमूव नहीं कर सकते, तो इस केसेस से हम लोग को फाइब्रॉइड रिमूव करना होता है। उस प्रोसेस को होता है मायोमेक्टोमी करेंगे। अगर फीमेल आ रही बोली उसकी फैमिली कंप्लीट है, दो बच्चे हैं उसके, फैमिली कंप्लीट है, तो हम लोग फाइब्रॉइड और यूट्रस दोनों को रिमूव कर देते हैं, इसे कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी।